Hello aspirants, welcome to another session of Mains 450 Plus. Today we will look at 10 years of Make in India. मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सारी स्कीम्स नहीं पढ़नी है, बट जिस स्कीम का कुछ रेलेवेंस दिखता है, लाइक उसने अपना टेन्योर खत्म कर लिया है या फिर उसको दोबारा उसका फेज 2 लॉन्च कर लिया गया है या 5 to 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो उस स्कीम को मेंस के लिए तैयार करना जरूरी हो जाता है। ओके, सो मेक इन इंडिया बहुत ही फैनफेयर के साथ लॉन्च किया था इंडिया ने, अंडर द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस। देखिए दैट हमें अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है, बिकॉज हम लोग मेजोरिटी चीज़ों के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, स्पेशली इन हाईटेक सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। और दूसरा सेक्टर था डिफेंस। इन दो सेक्टर को हमने स्पेसिफिकली टारगेट किया था अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए। लॉन्च किया गया था ऑन 25 सितंबर 2014, और इस प्रोग्राम ने अभी अपने 10 साल कंप्लीट करें, तो हमें इसका एक इवैल्यूएशन करना ज़रूरी हो जाता है। बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसके अंदर तीन एम रखे गए थे मोस्ट इंपॉर्टेंटली। वन वॉज कि हमें इसकी जो ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो ले जानी है 12 to 14%। दिस वॉज द फर्स्ट गोल। सेकंड, करीब 10 करोड़ एडिशनल जॉब्स क्रिएट करने बाय 2022। एंड थर्ड वॉज दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन आर जीडीपी इसे ले जाना है 25% तक, जो कि उस वक्त था अराउंड 16%। ओके, 16% इसको बढ़ा के 25% करना था, बट हमने टारगेट मिस कर दिया। जॉब्स की बात की थी तो देर इज नो स्पेसिफिक पैरामीटर जिससे हम जज कर सकें कि किसने कितनी जॉब्स क्रिएट की। और दूसरा कि इसकी जो ग्रोथ थी जिसका टारगेट था 12 to 40%, ये भी हमने बुरी तरह से मिस किया। ओके, सो ओवरऑल हमारे तीनों टारगेट्स ही अचीव होते हुए नहीं दिख रहे हैं हमें। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब अगर हम देखेंगे ना, तो लॉस ज्यादा हुए हैं और काफी लोग मैन्युफैक्चरिंग से मजबूरी में वापस से एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना पड़ा है। और ये रिफ्लेक्ट होता है गवर्नमेंट के सर्वे में, जब वो बताते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स इंक्रीज हुई है रादर देन डिक्रीजिंग। इट हैज एक्चुअली इंक्रीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। इसके अलावा और इसकी जो मेजर फोकस एरियाज थे वो थे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि हम कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हमारा प्रोडक्ट वहां पर कितना सेल होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना कॉम्पिटिटिव है। ठीक, अब इसमें सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। क्या हम लोग इतनी एफडीआई अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एफडीआई अपने साथ साथ सबसे अच्छी चीज जो लेकर आती है अदर देन दी फंड, तो वो है टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए थी। इसके साथ साथ हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करना था, स्पेशली लॉजिस्टिक, क्योंकि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक की कॉस्ट करीब 14% जाती है, जबकि ग्लोबल एवरेज इसका 8 to 9% है। ठीक है, तो इसके लिए हमने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आए। देखिए यहाँ पर इस लेक्चर में जो बातें होंगी ना, ये सब अलग अलग लेक्चर्स में बातें हुई हैं ऑलरेडी। यहाँ तो सिर्फ हम उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो हर चीज को मैं डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, जैसे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेपरेटली, तो हम उसको दोबारा नहीं करेंगे यहाँ। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करने के लिए हमने काफी स्टेप्स लिए, जैसे डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाए गए, ईस्टर्न, वेस्टर्न, बैंगलोर, मुंबई एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली एफडीआई को लिबरलाइज किया गया। कई ऐसे सेक्टर्स थे जैसे डिफेंस, जहां पर हम एफडीआई अलाउ नहीं करते थे, इंश्योरेंस जहां पर लिमिट थी, हमने इसको ओपन किया। सिंप्लीफाइंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के लिए मल्टीपल पोर्टल्स लॉन्च किए गए, ताकि एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन बनाया जा सके जहां से सारे पेपर वर्क क्लियरेंस मिल जाए। अर्ली जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो 25 सेक्टर्स पे फोकस किया गया था। अब इसका जब फेज 2 लॉन्च किया गया है तो हमने फोकस किया है 27 सेक्टर्स पर। ओके, अगर हम पिलर्स की बात करें तो मेजरली चार पिलर्स की बात की गई थी, दैट वी नीड ए न्यू प्रोसेस, दैट इज इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग, वी नीड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ऑल दिस डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल, सेमी स्पीड, दीज थिंग्स। न्यू सेक्टर्स, जैसे डिफेंस को ओपन किया गया, इंश्योरेंस में लिमिट बढ़ाई गई, सिंगल ब्रांड मल्टी ब्रांड रिटेल ओपन किए गए, एंड न्यू माइंडसेट, दैट इज कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इन चार पिलर्स पर रेस्ट करता है हमारा पूरा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। न्यू प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है। हमने कई मेजर्स लिए टू इंप्रूव द बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेशली फॉर द स्टार्टअप, और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे यहाँ है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रायोरिटाइज किया, दैट वी नीड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, जैसे उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए गए न्यू। ओके, स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटीज प्रमोट की गई। मेजर गोल किस पे था, अपना पूरा ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज्यादा स्मार्ट बनाने का। एनहांस इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे हमने अनुसंधान, ANRF, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये लॉन्च किया। इसमें हमने गोल क्या रखा कि हम 50,000 करोड़ तक का करीब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। हालांकि अभी हमारा लेस देन 1% हम लोग खर्च करते हैं, टू बी प्रिसाइज 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। इसको हम एनहांस करेंगे।
अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो रिजीम है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। न्यू सेक्टर्स में हमने डिफेंस के लिए ओपन कर दिया, इंश्योरेंस के लिए ओपन किया, मेडिकल डिवाइसेस, कंस्ट्रक्शन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट अब तो हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अपने यहाँ पर कैंपस लगाना भी अलाउ कर दिया है, राइट। एंड न्यू माइंडसेट दैट द स्टेट, दैट इज गवर्नमेंट, इट शुड नॉट एक्ट एज अ रेगुलेटर बट रादर ए फैसिलिटेटर, जैसा कि साउथ कोरिया में किया था। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था आज ही एक लेक्चर में साउथ कोरिया के बारे में। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने डायरेक्शन दी थी अपने प्राइवेट सेक्टर को, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए फंडिंग चाहिए, गवर्नमेंट अवेलेबल कराएगी, गो एंड परचेज द टेक्नोलॉजी एंड कैप्चर द फॉरेन मार्केट, दैट इज एक्सपोर्ट्स। ओके, और आप जितना ज्यादा वहां पे सेल करोगे उतना ज्यादा हम आपको डोमेस्टिक मार्केट में इंसेंटिव देंगे। ठीक है, तो ये साउथ कोरिया का मॉडल था। गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया था प्राइवेट सेक्टर को टू एक्सेस टेक्नोलॉजी एंड फंडिंग एंड कैप्चर द फॉरेन मार्केट। ठीक है, जैसे एक टाइम पे हमारा पूरा सैमसंग का मार्केट हुआ करता था मोबाइल फोन्स का। ठीक है, वो कैप्चर किया हुआ था उन्होंने। तो ये न्यू माइंडसेट। उसके अलावा हमारे यंगस्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलप करने की कोशिश की गई। तो इसके अंडर में काफी इनिशिएटिव्स लिए गए। ये सारे इनिशिएटिव्स कभी ना कभी हमने डिस्कस किए हुए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में देखेंगे इन सबको। पीएलआई स्कीम हमने मेंस 450 में सेपरेटली डिस्कस किए हैं, इसके सारे सेक्टर्स। ठीक है, 14 सेक्टर्स को कवर करता है ये। पीएलआई स्कीम वाज लॉन्च टू इंसेंटिवाइज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस इंपोर्ट। नाउ इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जब तक सेल नहीं होती, ठीक है, प्रोडक्शन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना प्रोडक्शन कर लिया, लाइए मुझे इंसेंटिव दीजिए, नो। जब तक ये सेल नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट वहां से मुझे इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करेगी। इट डिपेंड्स ऑन कि मैंने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसकी सेल होना जरूरी है, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने से सिर्फ मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट से जब तक ये सेल नहीं होते। Okay, so this was launched to incentivize domestic manufacturing and reduce imports under the goal of Atmanirbhar. Primary goal था to attract substantial investment, incorporate advanced technologies like sectors like semiconductor, electronic vehicle and ensure the operational efficiency. ये तीन इसके मेन गोल थे। ये कवर करता है 14 सेक्टर्स को और इसमें हमने इंसेंटिव अभी तक दिए हैं ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के, और इसके अलावा ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी आए हैं प्राइवेट सेक्टर से। दूसरा, फिर हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हमने लॉन्च किया पीएम गति शक्ति। गोल क्या था, मल्टी मॉडल, दैट इज रेल हो, रेलवे हो, रोड्स हो, इन सबको इंप्रूव करना है। इनफैक्ट अब तो जो हम लोग कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एकदम एक मल्टी मॉडल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है हमें, ताकि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का गोल अचीव कर पाए। इसके अंडर 7 इंजन बनाए गए, रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 7 पिलर्स पर वर्क किया जाएगा अंडर पीएम गति शक्ति मिशन। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कहते हैं, बेंगलोर मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर। सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया, दैट इज सेमिकॉन इंडिया प्रोजेक्ट, 76,000 करोड़ के बजट के साथ टू डेवलप सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम। ठीक है, ये मैंने आपके साथ अलग से कवर किया हुआ है सेमिकॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी जो 3 देखे हैं उसमें से मैंने पीएलआई स्कीम आपके साथ मीन्स वीडियोस में की हुई है, सेमीकंडक्टर मिशन मीन्स वीडियो में किया हुआ है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑलरेडी सेपरेटली कवर की गई है अंडर मीन्स 450+। इट वॉज लॉन्च इन 2022 टारगेटिंग कि हमें टॉप 25 रैंक में आना है अंडर द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2030। एफडीआई को बूस्ट देने के लिए हमने एफडीआई कैप इंक्रीज की इन क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक डिफेंस, दैट इज 26 से 74%, इंश्योरेंस में, रेलवेज में, और इसका नतीजा ये हुआ कि हमने $84 बिलियन की एफडीआई अट्रैक्ट की इन 2021, बट सैडली 23-24 में ये एफडीआई गिर के $71 बिलियन हो गई। ओके, सो कहीं ना कहीं इंडिया का शायद उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है मार्केट इन्वेस्टमेंट को। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंडर 2 एग्जाम्पल कोट कीजिएगा। एक है जापान का, जहां पे हमने 50,000 से ज्यादा लड़कों को केयर इकोनॉमी में ट्रेन करके भेजा, ठीक है, लाइक उनकी लैंग्वेज सिखाना, वहां का कल्चर एंड ऑन। उसी तरीके से इसराइल में हमने हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी से काफी सारे लड़कों को ट्रेन करके भेजा इन दी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, राइट। ये स्किल इंडिया के अंडर हमारी अचीवमेंट्स हैं। स्टार्टअप इंडिया, इसमें गोल था कि हमें एक स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करना है ताकि हमारा युवा जॉब क्रिएटर बन सके इंस्टेड ऑफ दिस
जॉब सीकर। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया का आज हमारे पास है। मोर देन 1.48 लाख स्टार्टअप रजिस्टर है। ठीक है, इस पे ऑलरेडी हमने मेंस 450 प्लस सेशन किया हुआ है, थोड़े दिन पहले किया था। ओके, स्टार्टअप इंडिया के लिए। और मैंने इसी के साथ स्टार्टअप आपको अलग अलग सेक्टर में भी कवर किए थे, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो या उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके कुछ इश्यू चल रहा है। टैक्स रिफॉर्म के लिए हमने सिंप्लीफिकेशन किया बाय लॉन्चिंग ऑफ जीएसटी। इसके अलावा हमने कॉर्पोरेट टैक्स भी कम किए ताकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई। यूपीआई, हमने पेमेंट सिस्टम को इजी बनाया यूपीआई जैसी इसकी इनिशिएटिव्स के थ्रू, जिसमें आज 81 लाख करोड़ ट्रांजैक्शंस होते हैं इन जस्ट 1 क्वार्टर। सो नाउ व्हाट आर दी मेजर अचीवमेंट? सक्सेस क्या रही? सक्सेस रही है ज्यादा नहीं बट हाँ रही है। जैसे इंडिजिनस वैक्सीन में वी आर नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। वी वर द लीडिंग एक्सपोर्टर, नियरली 60% ऑफ वर्ल्ड वैक्सीन। इसके अलावा हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया जैसे कोविन, जो कि वैक्सीनेशन को ध्यान मॉनिटर करेगा। यूविन बनाया जो मेडिसिन के ट्रांसपोर्टेशन को मॉनिटर करता है। और यही सब पार्ट है हमारे डीपीआई का, डिजिटल पब्लिक इंटरफेस। ठीक है, जो इंडिया बोलता है ये है हमारे इंडिया टैक्स। यही हम ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करने की बात करते हैं बार बार। डीपीआई पे हमने मेंस में सेशन किया हुआ है सेपरेटली। ओके, देख लेना यूट्यूब पे। वंदे भारत ट्रेन, ये हमारी फर्स्ट टाइम हमने इंडिजिनस हाई स्पीड ट्रेन बनाई अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ऑलमोस्ट 51 ट्रेन ऑपरेट कर रही हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये शोकेस करता है हमारी एडवांसमेंट इन रेल टेक्नोलॉजी। डिफेंस प्रोडक्शन माइलस्टोन, आईएनएस विक्रांत लॉन्च किया हमने, विच इज फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस एयरक्राफ्ट कैरियर। हालांकि पूरा 100% इंडिजिनस नहीं है बट 70% करीब इंडिजिनस है, राइट। इसके अलावा डिफेंस प्रोडक्शन हमने अपना कितना कर लिया है, 1.27 लाख करोड़ विथ एक्सपोर्ट्स टू ओवर 90 कंट्रीज। और इनमें एक्सपोर्ट्स में इंपॉर्टेंट है ब्रह्मोस एंड तेजस, जो कि फिलीपींस और वियतनाम जैसी कंट्रीज ने उसमें इंटरेस्ट शो किया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम लोगों ने मोबाइल फोन्स में काफी कुछ अचीव किया। आज इंडिया में 96% मोबाइल जो सेल हो रहे हैं वो इंडिया में ही बन रहे हैं। शायद एक मिसनोमर होगा बिकॉज दे आर एक्चुअली जस्ट गेटिंग असेंबल, क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले बनाना, बैटरी बनाना, इन सब की उतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है। हम लोग बाहर से लेके आते हैं, इंडिया में लाके सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। ओके, बट स्टिल वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर ग्लोबली आफ्टर वियतनाम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है, बट इसको लेके मैं आपके साथ एक दूसरा सेशन करूंगा 1-2 दिन में मेंस 450 प्लस में, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में काफी इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, इनकी काफी बुरे दौर से गुजर रहा है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर। इसके अलावा हमने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वी हैव ऑल्सो लॉन्च टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। एक्सपोर्ट्स अगर हम अलग अलग चीजों में देखें तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, इसमें एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, मेड इन बिहार के डिफेंस फुटवेयर्स, ये रशियन आर्मी अभी यूज कर रही है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। कश्मीर विलो बैट, ये क्रिकेट में आप काफी पॉपुलर देखेंगे इस चीज को। अमूल इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इसने यूएसए में भी लॉन्च किया है अभी कुछ दिन पहले। और इसके अलावा पहले ये नीदरलैंड की क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर कर चुका है वर्ल्ड कप में। टॉय प्रोडक्शन, वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 40 करोड़ टॉयज एनुअली, बट ऑब्वियसली बात है कि हम उतने अच्छे टॉयज नहीं बना रहे हैं जैसे कि चाइना जैसी कंट्रीज करती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में काफी ग्रोथ देखी गई, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सोलार, बट अगेन सोलार के जो मॉड्यूल्स हैं उनमें हम अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। बट अगर अचीवमेंट देखें हम रिन्यूएबल एनर्जी, ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, नॉट जस्ट सोलार, तो 2014 में इट वाज जस्ट 76 गीगावाट, जो कि आज बढ़ के 203 गीगावाट हो चुका है। ओके, सो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट। स्टील प्रोडक्शन में वी हैव बिकम ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश स्टील विद प्रोडक्शन इंक्रीजिंग बाय 50%। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रोथ में तो हम पहले से भी ऑटोमोबाइल हब थे, आज भी हम इसमें ग्लोबल लीडर हैं। और ईवी मार्केट में भी हम लोग तेजी से आगे जा रहे हैं, बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक तो बैटरी का कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, दूसरा इस बैटरी में यूज होने वाला रॉ मटेरियल। ओके, फेम 1 फेम 2 जैसी स्कीम ने इसमें काफी हेल्प किया। सो व्हाट आर दी चैलेंजेस दैट मेक इन इंडिया अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाया? सबसे पहला कि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रॉस वैल्यू एडिशन अगर हम देखें तो इसमें स्लो डाउन देखा गया है। 2012 तक, 2002 से 2012 में 8.1% इसकी ग्रोथ रेट रही थी, जबकि 2012 से 23 में इसकी ग्रोथ रेट सिर्फ 5.5% रही है। अगर तो गवर्नमेंट के आंकड़े उतने फेयर नहीं होते हैं जितनी वो दिखाती है। आप ये इकोनॉमिक सर्वे का ही ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि 2013-14 में ये 17.3% था और ये वापस से 2024 में 17.3% पर ही आ गया है। बीच में कुछ साल चला था 18 में, लेकिन वापस से हम वहीं गिर के आ गए।
लैकिंग मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी उस वक्त था 17-18% और हमने क्या डिसाइड किया था कि हम 25% का टारगेट अचीव करेंगे, बट हम नहीं अचीव कर पाए। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को अगर हम देखें तो इंडिया रैंक 5th इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, बट वी नीड टू एनहांस आवर कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के टैक्सेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स स्लो होने की वजह से जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो मालगाड़ी चलती है, जो सामान ले जा रही है, गुड्स ट्रेन, उसकी एवरेज स्पीड है 25 किलोमीटर, चाइना में उसकी एवरेज स्पीड है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा गुड हिंटरलैंड में अगर बन भी रहा है तो वो वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। ठीक है, लॉजिस्टिक की वजह से हमारी प्राइस बढ़ जाती है अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट की, और हमारा प्रोडक्ट हो जाता है अनकॉम्पिटेटिव। सो वी नीड टू एनहांस आवर कॉम्पिटेटिवनेस। लिमिटेड जॉब क्रिएशन, ना ये मॉनिटर करना वैसे ही मुश्किल है कितनी जॉब क्रिएट हुई है, लेकिन जिस लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त इंडिया में है, वी कैन से दैट जो ग्रोथ हुई है आउटपुट में अंडर मेक इन इंडिया, इट कैन नॉट बी मिरर्ड बाय द ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसी पे मैंने आपके साथ एक 20 मिनट सेशन किया था ऑन ऑटोमेशन। ये जो भी ग्रोथ हो रही है अगर ऑटोमेशन के थ्रू हो रही है तो वो अल्टीमेटली, क्योंकि मशीन्स डिमांड जनरेट नहीं कर सकती, वर्कर काम करता है, सैलरी आती है, इनकम आती है, फिर वो कुछ परचेज करता है तो मार्केट में डिमांड जनरेट होती है, बट मशीन्स आपके लिए डिमांड जनरेट नहीं कर सकती। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट हैज एक्चुअली डिक्लाइंड। एग्रीकल्चर का जो शेयर था वर्कफोर्स में, जो ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो रहा था, वो एक्चुअली अब इंक्रीज हो गया, 42 से 45% वर्कफोर्स आज एग्रीकल्चर में एंगेज है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी हैज फॉलन फ्रॉम 25 to 22%। सिमिलरली इंडिया का कंट्रीब्यूशन अगर हम ग्लोबल एक्सपोर्ट में देखें तो वो इंक्रीज हुआ है, बट बहुत ही स्लो पेस पे। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, 2005 से 2015 तक हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ था 1 से 1.6, लेकिन पिछले 10 सालों में इंक्रीज हुआ है सिर्फ 0.2%। राइट, तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले गवर्नमेंट। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस? फर्स्ट इज हमारे लॉजिस्टिक्स पुअर हैं, वी हैव पुअर कनेक्टिविटी, एंड वी हैव इनएफिशिएंट सप्लाई चेन। राइट, सेकंड इज कॉम्प्लेक्सिटी इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रिमूव करने की बातें तो की गई, लेकिन आज भी बिजनेस स्टार्ट करना उतना आसान नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आज भी हैं। देयर इज डिले इन अप्रूवल, दिस रिमेन्स इन स्पेसिफिक सेक्टर स्पेशली। वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। अब हम लोग कुछ बनाना भी चाह रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाह रहे हैं, हम मोबाइल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें यूज होने वाला हर पार्ट हम लोग फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आज भी हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पर ही है। ठीक है, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं हम लोग, तो एक्चुअली ये मेक इन इंडिया नहीं, बट जस्ट असेंबल इन इंडिया बन के रह गया है। The critical components in high-tech sector, especially electronics and semiconductors, are still heavily dependent on imports, और इसकी वजह से हमारा ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो और भी ज्यादा ग्रो होता जा रहा है। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 to 14%, ये बहुत ज्यादा होती है, जबकि वर्ल्ड की 8 to 9% है। The higher logistic cost reduces the competitiveness of made in India products. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग लेस देन 1%, दैट इज 0.7% इन्वेस्ट करते हैं अपनी जीडीपी का, और हमारा जो बेस्ट टैलेंट है वो माइग्रेट कर जाता है बाहर, एंड वी अल्टीमेटली लीड टू ब्रेन ड्रेन। ग्रॉस कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये कितनी ज्यादा रिड्यूस हुई है सिंस मोदी गवर्नमेंट टुक ओवर। दिस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4.5% टू जस्ट 0.3%। स्किल डेवलपमेंट एफिशिएंसीज, इंडिया की खुद की स्किल गवर्नमेंट की स्किल रिपोर्ट कहती है दैट 60% ऑफ अ वर्कफोर्स लैक द रेलेवेंट स्किल फॉर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। इन्वेस्टमेंट टारगेट, हमने टारगेट रखा था $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे बाय 2025, लेकिन हम अट्रैक्ट कर पाए सिर्फ $23 बिलियन। ओके, तो ये भी एक फेलियर दिखाता है। सो नाउ व्हाट आर दी फर्दर स्टेप्स? तो जो चैलेंजेस होते हैं बस उसी पे बेस आप अपने फर्दर स्टेप्स बनाया कीजिए। कभी भी आप रेडीमेड मटेरियल नहीं अगर पढ़ते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो फर्दर स्टेप और चैलेंजेस नहीं एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं जो उसने लिखे हैं। ठीक है, मेक श्योर कि उसके चैलेंजेस उसके फर्दर स्टेप से लिंक हो, ताकि याद रखना और एग्जाम में रिटेन करना ईजी हो जाए। Streamlining regulation. We need to simplify bureaucratic process and labor laws to create more business friendly environment. हमने 4 लेबर कोड पास तो कर दिए, बट अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। ओके, और 4 लेबर कोड्स पे मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस में सेशन किया था, और इस पे क्वेश्चन आया भी इस बार के मेंस 2024 में। ठीक है, टिट्टो क्वेश्चन आया। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड टू इंप्रूव आवर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड लॉजिस्टिक सिस्टम। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमें अपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं होने चाहिए, they should genuinely lead to
एक्विजिशन ऑफ सम स्किल्स और उस पे बेस्ड उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जैसे साउथ कोरिया, वहां पे 90% पॉपुलेशन उसकी स्किल्ड है। Incentivize research and development. We need to promote innovation in research and development through tax incentives. ठीक है, उसी के लिए हमने वो अनुसंधान लॉन्च किया है, ANRF. Promoting local supply chain. We need to strengthen domestic supply chain to reduce dependency on imports and enhance resilience. बट एक लिमिट तक ही किया जा सकता है, क्योंकि हम क्रिटिकल मिनरल्स कहाँ से लाएं जब हमारे पास नहीं है। हम फॉरेन में माइंस एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर ले आएंगे तो फिर उसके लिए हमारे पास प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, रॉ मटेरियल हम डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लिमिट करता है। एनहांस फॉरेन रिलेशंस, वी कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे कि हम लोग यूएई के साथ हमने उसने प्रॉमिस किया है कि वो $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। ठीक है, उसी तरीके से हमने I2U2 ये क्यों ज्वाइन किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, राइट। Monitoring and evaluation. We need to establish a framework for monitoring the initiatives impact to identify bottlenecks and areas for improvement. क्योंकि ऊपर हमने देखा 1.7 लाख करोड़ तक अभी तक गवर्नमेंट इसमें इंसेंटिव दे चुकी है। सो वी नीड टू मॉनिटर, वी नीड टू इवेल्युएट कि इसने कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, ठीक है, कितना प्रोडक्शन किया इसने, ठीक है, और कितना एक्सपोर्ट कर पाया उसका। ठीक है, तो गवर्नमेंट इतने लाखों करोड़ इन्वेस्ट कर चुकी, जबकि इतना अगर एमएसएमई में इन्वेस्ट किया होता तो शायद हमें ज्यादा जॉब्स क्रिएशन हो सकते थे, क्योंकि एमएसएमई बहुत हाई दूर दराज के इलाकों तक बिखरी होती है। 40% प्रोडक्शन करते हैं वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का। तो इतना ही अमाउंट अगर हमने एमएसएमई में इन्वेस्ट किया होता तो शायद ये तीनों फैक्टर, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इनमें हम एक बेटर रिजल्ट देखते। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इतना कॉर्पोरेशन टैक्स कट किया गया, उसके बाद भी इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, इन लोगों ने सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ा लिया। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।